तो बच्चे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस चैप्टर। पहले इसका एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हैं। दिस चैप्टर इज टू बी टॉट आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। कुछ बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 करके इसको दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के एंड में हम लोग पढ़े थे रिगार्डिंग डाइपोल्स एंड डाइपोल मोमेंट। और क्या बताया था डाइपोल में? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a very small distance is called a dipole। क्या वो डिस्टेंस इतना कम है कि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा? कूलम्ब्स लॉ हम जानते हैं कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए काम में नहीं आता है। क्या इतना कम है? नहीं, उतना कम नहीं है। तो फिर क्यों दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं? क्यों अपनी जगह स्टेशनरी होकर रहते हैं? तो दी mere knowledge of dipole will help you to understand how is the chapter capacitance developed। इसमें काफी कुछ चीजें हम लोग समझेंगे और जितना चाहिए उतना लिखेंगे। जब भी हम किसी एक डाइइलेक्ट्रिक को डाइइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं? एक डाइइलेक्ट्रिक को डाइइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं? डाई का मतलब टू, इलेक्ट्रिक मतलब देयर आर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। It is the volume of or a cloud of dipoles। चलो पहले समझते हैं कि how a dipole practically exists। You know, if this is what is the nucleus, the electrons are revolving around it in elliptical orbits। Okay, they are all revolving in elliptical orbits। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, दूसरा कुछ ऐसे घूम रहा है, तीसरा कुछ गोल गोल घूम रहा होगा। So they are now in different orbits। At particular instant, when one electron is here, one electron may be here, one electron may be here, one electron may be here, and you find the center of the negative electron cloud। ये तो पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव है। सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ मिलेगा? दिस इज सेंटर ऑफ मास निकालते हैं समेशन ऑफ mi एक साइड में समेशन ऑफ mi करके। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ये है, तो सेंटर विल बी समवेयर हियर। आप देखोगे सेंटर ऑफ दिस नेगेटिव चार्जेस इज समवेयर हियर। तो सेंटर ऑफ ऑल दिस नेगेटिव चार्जेस इज हियर, हियर इज द पॉजिटिव न्यूक्लियस। इन दोनों का सेंटर का पोजीशन फिक्स्ड है। नाउ एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, व्हाट विल हैपन? द इलेक्ट्रॉन्स विल कीप रिवॉल्विंग but their center of mass will remain, the center of mass of the whole system will remain same। This is fixed, center of mass is fixed, means this is also fixed। It appears as if all the negative charges are accumulated at a particular point। How much charge? As much charge is here in the nucleus, that much charge is here in the center of the electrons। That means if you say here a charge Q is existing, here it is minus Q। This gives you a combination of two equal and opposite charges forming a dipole। समझ में आया क्या? Dipole is not practically combination of the pair of charges। कहने के लिए ठीक है, but it is like this। That means each atom is behaving as a dipole। और डाइलेक्ट्रिक किसको कहते हैं? जिसमें डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना? अब जो डाइलेक्ट्रिक है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक्स है वो क्या? इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ध्यान रहे कि all dielectrics are insulators but all insulators are not dielectrics। ओके, तो ये डाइलेक्ट्रिक दो किस्म के होते हैं, एक हुआ पोलर टाइप, एक हुआ नॉन पोलर टाइप। शायद आप केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। पोलर टाइप में क्या होता है? The center of electron cloud is somewhere else other than the nucleus। That means dipoles practically exist। इसमें क्या होता है? डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जबकि इस केस में क्या होता है? इस केस में the electron cloud or the electrons around the nucleus are distributed in such a way that the center of cloud exactly coincides with the nucleus। In that case we will say dipoles do not exist। Dipoles do not exist। लिखने वाली चीज मैं आपको बता दूंगा जब लिखना होगा, इधर से लिखना शुरू करूंगा, अभी मैं समझा रहा हूं। तो इसे दो किस्म की डाइपोल हुई। समझ में आया क्या? नाउ ये जो डाइपोल्स है इसमें तो डाइपोल है नहीं, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना है?
नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा इसमें? इसमें तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो। इसमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है क्योंकि डाइपोल है ही नहीं। इस केस में नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? चलो पहले देखते हैं कि हाउ दिस डाइपोल्स एग्जिस्ट, हाउ दे आर ओरिएंटेड इनसाइड द मटेरियल। इस केस में आप देखोगे कि अगर ये कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो इसके अंदर जो डाइपोल्स है, जस्ट सोचो ना, सपोज I take a number of small magnets, bar magnets. I take it in a big jar. I shake them all. Now they club together, become a big bundle of magnets. तब आप देखोगे जब सब एक दूसरे के साथ चिपक के एक बड़ा सा बंडल बन गया है, नॉर्थ पोल कहाँ चिपका होगा? साउथ पोल के पास ही चिपका होगा। एक साउथ पोल दूसरे नॉर्थ पोल के पास, मतलब वो ऐसे अरेंजमेंट रहेंगे कि उनका जो इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा? जीरो, क्योंकि उनके बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा ना? सारे मैग्नेट का जो क्रॉस नॉर्थ से निकलेगा साउथ में घुसेगा, साउथ से निकलेगा नॉर्थ में घुसेगा, उसी के अंदर ही घूमते रह जाएगा। एक बिग बंडल बन गया, इतने सारे मैग्नेट है लेकिन बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लाइंस ऑफ फ्लक्स आर लूपिंग इनसाइड। क्यों ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर भी ऐसे होता है। अगर हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाला दो डाइपोल है, at stable equilibrium they will try to acquire minimum potential energy configuration. Minimum potential energy कब होगा? When work is done by the system forces. System force मतलब positive charge will repel a positive charge, positive charge will attract a negative charge. So when work is done by the system force means distance between two positive charges is increased. Work is done by the system force means distance between two opposite charges is decreased. तो क्या होगा? Energy of the system will be decreased. तो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए क्या होता है? यहाँ पर जो डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं वो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। मान लो एक डाइपोल का ये पॉजिटिव हुआ तो दूसरा कुछ ऐसे ही रहेगा कि उसका नेगेटिव इधर रहेगा, पॉजिटिव इधर रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे अगर सारे डाइपोल को हम अरेंज करना शुरू करेंगे, यू विल सी दे आर फॉर्मिंग क्लोज लूप्स। तो इन केस ऑफ पोलर टाइप डाइपोल्स एग्जिस्ट, और दिस डाइपोल्स एग्जिस्ट फॉर्मिंग क्लोज लूप्स। कितने लोग मिलकर क्लोज लूप करेंगे? कुछ ठिकाना नहीं। हो सकता है यहाँ पर कितना दिखा है हमें, 5 लोग, या फिर हो सकता है 3 मिलकर डाइपोल मोमेंट क्लोज लूप किए, या फिर 2 मिलकर किए, बट दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज लूप्स। तो अगर ये सारा डाइपोल मोमेंट को हम लोग पॉलीगॉन लॉ लगा के यूज करेंगे, निकालना चाहेंगे नेट डाइपोल मोमेंट, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बाय पॉलीगॉन लॉ, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर? 0, बिकॉज़ पॉलीगॉन लॉ कहता है क्लोजिंग साइड of a polygon taken in reverse order gives you the resultant। यहाँ पर तो कोई क्लोजिंग साइड बचा ही नहीं है, तो आपको हो गए ये डाइपोल मोमेंट हो गया 0। Again go back, dielectrics are of two types, polar type, non-polar type. In case of polar type, the dipoles exist. Why? Because the center of electron cloud does not coincide with the nucleus. In case of non-polar type, dipoles do not exist. Why? Because the center of electron cloud exactly coincides with the nucleus. And this way we see इस case में dipole moment 0 है. But here also dipoles exist, but the dipoles exist in closed loops. So the effective dipole moment associated with the dielectric either may be polar type or may be non-polar type is equal to 0. दोनों केस में dipole moment हो गया 0. समझ में आया? अभी ऐसा कोई एक डाइलेक्ट्रिक को अगर हम कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करेंगे, वी अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में द नेगेटिव चार्जेस विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्जेस विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा? ईच डाइपोल विल नाउ एक्सपीरियंस ए टॉर्क। क्या आपको याद है व्हाट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड? इट वाज P क्रॉस E। तो हर एक डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क आएगा, उस टॉर्क के चलते घूमने की कोशिश करेगा। कैसे घूमेगा? घूम के, अगर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है डाइपोल, तो इसका पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ऐसे फोर्स आएगा और इसका नेगेटिव चार्ज के ऊपर ऐसे फोर्स आएगा, और ये क्या करेगा? घूम के इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। इट विल ट्राई टू रोटेट द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर भी सारा डाइपोल घूम के इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो गया? अब देखोगे जैसे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज किए, जो इसके अंदर डाइपोल्स थे वो घूम फिर के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गए। नाउ दिस मटेरियल earlier was having no dipole moment, now it is having some effective dipole moment. In this case the dipoles were not there,
the nucleus was here, the center of electron cloud was exactly coinciding with this. अभी जब हम इसको एक्सटर्नल फील्ड दिए, अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, it will be pulled in the opposite direction of electric field and the nucleus will be pushed in the direction of electric field. अब क्या होगा, अब भी वो न्यूक्लियस रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा शिफ्ट करके आ जाएगा। पहले इसका सेंटर यहाँ पे होता था, अब इसका सेंटर यहाँ पे हो गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये तो पॉजिटिव चार्ज पहले से था, है कि नहीं। अब क्या हुआ, इसमें भी एक डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्लिप को थोड़ा खत्म करने से पहले रिवीजन कर लेंगे। व्हाट इज ए डाइलेक्ट्रिक? इट इज ए congregation of dipoles. What is a dipole? How practically a dipole exists? Because the center of electron cloud does not coincide with that of the nucleus, so it appears as if all the negative charges are concentrated here, equal positive charges here, forming a dipole. Now, in case of dielectrics, dielectrics can be of two types: polar type and non-polar type. In case of polar type, this type of situation takes place. The negative charges are concentrated somewhere else other than the positive charge, so dipoles exist. But in case of non-polar type of dielectrics, what happens? The electron cloud is distributed in such a way that the center of electron cloud exactly coincides with the nucleus, and dipoles do not exist. As dipoles do not exist, net dipole moment is zero. Dipole moment को p लिखते हैं, small p, p net is zero. Here dipoles exist. But how they exist? They exist forming closed loops. So effective dipole moment associated with these dipoles is equal to 0. ठीक है, dipoles तो है लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट कितना है? 0. अब इसको अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, each dipole will now experience a torque by the formula P cross E and they will get aligned in the direction of electric field. तो ये सारा डाइपोल घूम के in the direction of electric field होने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था, अब सारा डाइपोल ऐसे हो गए तो इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट आ जाएगा इसमें, क्योंकि वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, सम ऑफ दिस ऑल दिस वेक्टर्स विल बी सम वैल्यू। इस केस में डाइपोल मोमेंट था नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो था उसका सेंटर न्यूक्लियस के साथ कोइंसाइड कर रहा था। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था इसके ऊपर फोर्स इधर को खींचने लगेगा, ये खींचने लगेगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जहां था वही रह गया, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, तो लगेगा कि सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नाउ समवेयर एल्स other than the nucleus, and now you say here is a negative charge, here is a positive charge, dipole moment develops. समझ में? तो basically what is a dielectric? Having dipoles. How you can say what is a dielectric? Otherwise you can say when a dielectric is exposed to external electric field, it develops effective dipole moment. ये जो dipole moment आया इसमें, ठीक है, इसमें भी dipole moment आया। अगर ये dielectric नहीं होता, ordinary insulator होता, तो उसमें नहीं होता। समझ में आया? तो what is an insulator? वो स्टोरी हम लोग का नहीं, हम लोग का स्टोरी में क्या है? कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। तो ऐसा चीज कंडक्टर के साथ क्यों नहीं होता था? क्योंकि कंडक्टर की केस में इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, वो तो उसको छोड़ के भाग जाते थे, चार्जेस वर गेटिंग इंड्यूस्ड। समझ में आ रहा ना? ठीक है, आपको जो नोट बनाना है इसको नोट बनाइए। स्कूल वाला जो कोर्स है मैं इसके बाद अभी लिखना शुरू करूंगा, आपको जो समझ में आया थोड़ा बहुत नोट बना लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे। और ये सबको नहीं लिखवाएंगे क्योंकि स्कूल में ज्यादा पूछते नहीं है। मे बी यू आर हैविंग दिस एज ए पार्ट इन योर केमिस्ट्री। ओके, अब चलो शुरू हो जाते हैं चैप्टर के साथ। इसमें हम लोग पहले कुछ की पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट हुआ व्हाट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या मतलब होता है? ठीक है, जब भी कोई हम डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में शो करेंगे, उसमें इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। फेनोमेनन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। द फेनोमेनन ऑफ developing effective dipole moment in a material or in a dielectric, whether dielectric by
exposing it to external electric field is called polarization। समझ में? व्हाट इज पोलराइजेशन? कोई डाइलेक्ट्रिक को लेके एक्सटर्नल फील्ड में दिखाओ, फिर उसका डाइपोल्स घूम फिर के रेडी हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दे विल हैव सम इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट, जबकि पहले उनके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था। ये जो फेनोमेनन इसको कहते हैं पोलराइजेशन। खत्म। चलिए आगे। अभी देखो इसमें क्या हुआ कि डाइपोल्स घूम के ऐसे लाइन होंगे, डाइपोल्स वेर ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अकॉर्डिंगली यू कॉल इट ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज शिफ्टेड एंड dipole moment is developed, this is called electronic polarization, but you need not bother। इस किस्म की पोलराइजेशन को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, इसको कहते हैं क्या, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या है समझ में आया। पोलराइजेशन इज ए फिजिकल क्वांटिटी आल्सो, आप ऐसे कह सकते हो पोलराइजेशन इज डिनोटेड एज P, इट इज नथिंग बट टोटल डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड इन ए मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इट्स ए वेक्टर, सो दिस इज आल्सो ए वेक्टर। नेट डाइपोल मोमेंट, यू कैन से नेट डाइपोल मोमेंट बाय पर यूनिट वॉल्यूम, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है। तो पोलराइजेशन का मान लो v वॉल्यूम का डाइलेक्ट्रिक लिए थे, p नेट का डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ, तो व्हाट इज द पोलराइजेशन फिजिकली, इट इज p नेट बाय v। और पोलराइजेशन बाय इज ए फेनोमेनन, है ना। जैसे सरफेस टेंशन क्या है, बाय द नेचर बाय व्हिच द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट एंड बिहेव एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, कितना, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन वन साइड। फॉर्मूला भी होता था, डेफिनेशन भी होता था, एग्जैक्टली दैट वे व्हाट इज पोलराइजेशन वी हैव सीन द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर पोलराइजेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी किसी एक डाइपोल को हम लोग क्या किए, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज कर लिए, आई मीन किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज कर दिए। करने के बाद क्या हुआ, उसमें डाइपोल मोमेंट डेवलप हो गया। डेवलप हुआ तो क्या हुआ, चलो देखते हैं। ये एक डाइलेक्ट्रिक है जिसके अंदर क्या हुआ, हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए, इसलिए क्या हुआ इसके अंदर हुआ ये कि जो डाइपोल्स थे वो यहाँ पर ओरिएंटेड होके रह गए, अलाइंड होके रह गए। तो ये जो एंड है आपका, यहाँ पर जो क्लोज एंड है, अब मान लो कि डाइपोल्स में इसे दिखा रहा हूँ, बड़े बड़े करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो ये फेस में आपको क्या दिखेगा, ये फेस में यू विल सी नेगेटिव चार्जेस, है कि नहीं, नेगेटिव चार्जेस। ये फेस में क्या दिखेगा, पॉजिटिव चार्जेस, है कि नहीं, क्योंकि ये तो डाइपोल का पॉजिटिव एंड है। तो ऐसे करके डाइपोल्स इसके अंदर आ गए हैं और क्या हुआ है, हुआ यूं है कि डाइलेक्ट्रिक के दोनों तरफ चार्जेस दिखने लगे हैं। तो आप बोलोगे नई चीज क्या है, जब किसी कंडक्टर को रखते थे तब भी तो ऐसे होता था, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक है और इसके जगह अगर कोई कंडक्टर होता तब भी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता, इधर पॉजिटिव चार्ज होता, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर हम किसी कंडक्टर की केस में करेंगे, कंडक्टर की केस में अगर हम इसको ऐसे शो करेंगे तो कंडक्टर की केस में डाइपोल्स नहीं होंगे, ओनली नेगेटिव चार्जेस इधर मिलेंगे, पॉजिटिव चार्जेस इधर मिलेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स से छोड़ के आ गए हैं, इनको छोड़ के आ गए हैं ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्जेस है इनका नहीं है, गेटिंग। दूसरा हुआ, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसको हम ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे, दे विल बी गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो खींच लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन तो है पॉजिटिव चार्जेस है, बट दे आर नॉट फ्री चार्जेस, दे आर बाउंड चार्जेस। अगर आप इसको ग्राउंड के साथ जोड़ दोगे इसे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच के नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि एटम का पॉजिटिव एंड है, दिस एटम इज न्यूट्रल, उसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ है। गेटिंग। जैसे हम बता रहे थे किसी एक एटम में
ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। अब ये कोई चार्ज कैसे ऑब्जर्व कर सकता है, ऐसा ही न्यूट्रल है, हाँ द पॉजिटिव एंड इज लुकिंग हियर। तो ये सारे जो है अपनी घर से खुश है, दे आर ऑल बाउंड चार्जेस, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व नहीं कर सकते। गेटिंग सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक था, ये भी एक डाइलेक्ट्रिक ले लेते हैं, मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक था, ये दूसरा एक डाइलेक्ट्रिक था, इसमें भी बात कुछ ऐसे ही हुआ, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इधर नेगेटिव चार्जेस आ गए, है ना, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ गए। अगर ये दोनों डाइलेक्ट्रिक को लाके हम चिपका देते हैं एक दूसरे के साथ, ये दोनों को लाके पास लाके चिपका देते हैं, तो क्या होगा, क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे? नहीं, दे विल नॉट इंटरेक्ट एट ऑल, कोई इंटरेक्शन होगा ही नहीं, दे कैन नॉट ऑब्जर्व दिस नेगेटिव चार्ज। ये उनके अपने घर में है, ये अपने घर में, खिड़की से बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा ना, हियर एट दिस एंड देयर एट दिस एंड। तो क्या पता चला, क्या इतना सारा डिस्कशन करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जब कोई एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करते हैं तो उसमें क्या होता है, डाइपोल्स अलाइनमेंट हो जाता है, इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। उसमें होता क्या है, at the two ends of the dielectric equal and opposite bound charges develop। समझ में आया क्या, क्या लिखेंगे, during polarization, point number 2, during polarization equal and opposite bound charges appear on two sides of dielectric, two sides of dielectric, है कि नहीं, equal and opposite bound charges are appearing in the two sides of the dielectric। Remember, I am calling them bound charges। इनका opposite क्या है, opposite is free charge। free charge जो कंडक्टर की केस में होता है, that can be grounded, that can be neutralized, that can be absorbed by other bodies, that can be shared with other bodies। अब कोई एक पॉजिटिव कंडक्टर लाके इसके साथ टच करवाएंगे, कोई पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा क्या, कुछ नहीं निकलने वाला। अरे गेटिंग, हाँ दूर में रखेंगे तो हो सकता है कुछ इंड्यूस हो जाएगा, बट बाय कंडक्शन नो चार्ज विल गो। समझ में आ रहा है क्या, इट कैन नॉट कंडक्ट एनी चार्जेस। सो ड्यूरिंग पोलराइजेशन इक्वल एंड ऑपोजिट बाउंड चार्जेस अपीयर ऑन दी टू साइड्स ऑफ दी डाइलेक्ट्रिक। हाँ थोड़ा उल्टा पुल्टा करके लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसान होगा। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3 में जाते हैं, नोट पॉइंट नंबर 3 में जाते हैं देखने के लिए कि क्या हो सकता है। अभी और एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ, चलिए सोचते हैं कि ये कोई एक डाइपोल है जो पहले कुछ ऐसा था, ठीक है, ये डाइपोल कुछ ऐसा था, अब ये डाइपोल क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर दिए, चलो मानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, सेकंड केस में क्या देखने के लिए मिला, देखने के लिए मिला कि ये डाइपोल ऐसा पोजीशन में आ गया क्योंकि उसके ऊपर एक टॉर्क आने लगा है, इसके ऊपर एक टॉर्क आने लगा है और ये डाइपोल ऐसा पोजीशन में आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हाल में सोचिए, क्या यहाँ पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी अगर हम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, अब देखोगे इसके ऊपर भी नेट फोर्स तो जीरो है क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स इधर को आ रहा है EQ, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स इधर को आ रहा है EQ। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, डाइपोल इज एट रेस्ट, नेट टॉर्क इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। अभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, क्या होगा, ये दोनों फोर्स बढ़ने लगेंगे और बड़ा होगा और बढ़ेंगे और बड़ा होगा और बढ़ेंगे। एक समय के बाद इतना ज्यादा फोर्स हो जाएगा कि डाइपोल ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कर जाएगा मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को न्यूक्लियस पकड़ के रखा था, अब न्यूक्लियस का जो खींचने वाली ताकत से इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो टूट जाएगा। What will happen? The moment this breaks, these electrons get free from the effect of the or from the clutch of the nucleus. न्यूक्लियस पकड़ के रखा था, अब न्यूक्लियस रह गया अपनी जगह, इलेक्ट्रॉन सब फ्री होके निकल के आ गए क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की चुंगल में नहीं है,
अभी वो क्या करेंगे, धीरे 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 मूव करना शुरू करेंगे। मान लो कि ये है डाइलेक्ट्रिक, धीरे धीरे मूव करना शुरू करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करना शुरू करेंगे इसके अंदर से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल कॉन्स्टिट्यूट ए करंट। तो एक छोटा सा करंट फॉर्मेशन होगा, एक छोटा सा करंट जाएगा। करंट छोटा सा हो सकता है, लेकिन आप जानते हो कि जो रेजिस्टेंस ऑफ ए इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक इज वेरी हाई। करंट छोटा हुआ तो क्या हुआ, द पावर डिसिपेटेड विल बी टू हाई। अनफॉर्चुनेटली जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं वो थर्मल इंसुलेटर्स भी होते हैं। मतलब यहाँ पर जब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने लगेगा, जो हीट जनरेट होगा वो बाहर नहीं जा पाएगा, उसी रास्ते में ही रह जाएगा। और आप देखोगे प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, ये जो डाइलेक्ट्रिक था वो अंदर से पूरा जल गया है, अंदर से पूरा क्रैक हो गया है। इट हैज लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी उसका चला गया है। ठीक है, that electric field at which all this phenomenon starts taking place is called breakdown strength of a dielectric. So what is breakdown strength of a dielectric? It is the maximum electric field that a dielectric can withstand before its dipoles rupture and it lose its property. समझ में आया क्या? क्या मैं आपको समझा पाया what is breakdown strength? तो क्या लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 में? पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 में लिख रहे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट ए डाइपोल ए dielectric can withstand, that a dielectric can withstand before dipoles in it break and the material loses its property, loses its property, is called breakdown strength of the dielectric. So what is breakdown strength? क्या breakdown strength? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम किसी एक डाइपोल को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उससे ज्यादा अप्लाई करने से क्या होगा? उससे ज्यादा अप्लाई करने से क्या होगा, उसके अंदर की डाइपोल्स टूट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर से निकल जाएंगे, वो अपना प्रॉपर्टी लूज कर लेगा। ठीक है, इट लूजेस ऑल इट्स प्रॉपर्टी। So maximum electric field intensity that a dielectric can withstand before dipoles in it break and material loses its property is called breakdown strength of the dielectric. मतलब breakdown strength क्या है? breakdown strength क्या हो गया? breakdown strength is nothing but the maximum electric field. इसको हम लोग क्या लिखेंगे? EB। क्या होता है यूनिट? ऑब्वियसली जो होता है वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। फॉर एयर EB इज इक्वल टू 36 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। आपको ये डाटा भी याद रखना पड़ेगा। कहने का मतलब है, अगर आप दो इलेक्ट्रोड लेते हो और दोनों के बीच में गैप 1 सेंटीमीटर है ना, दोनों के बीच में गैप है कितना? 1 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 36 किलो वोल्ट, 36,000 वोल्ट अगर है तो क्या होगा? अंदर का एयर जो रह गया था दोनों के बीच में, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? dV/dx 36 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 36 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब क्या होगा, ये जो डाइलेक्ट्रिक है यहाँ पर वो ब्रेक कर जाएंगे। एयर के जो मॉलिक्यूल्स थे, जो एटम्स थे, उसके इलेक्ट्रॉन्स इसको छोड़ जाएंगे न्यूक्लियस को, और जैसे वो फ्री हो गए वो भागने लगेंगे तो दे विल मूव। व्हेन दे स्टार्ट मूविंग व्हाट विल हैपन, एज एयर इज एन इंसुलेटर, उसके अंदर से करंट जा रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा, इतने ज्यादा हीट जनरेट होगा कि लोहे का भी पिघला सकता है। वेल्डिंग करते हैं ना हम लोग, कैसे करते हैं, आपको लग रहा होगा कि वेल्डिंग रॉड को लेके टच करवा दो वेल्डिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वेल्डिंग रॉड को आप लेके करने की कोशिश करो, यू कैन नॉट क्रिएट ए स्पार्क। उसमें क्या होता है, व्हाट इज स्पार्किंग, जंपिंग ऑफ करंट ओवर एयर, इट्स कॉल्ड स्पार्किंग। आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को लाके दूसरे के नजदीक पकड़ के रखना है ताकि इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, और इतना ज्यादा हीट होगा कि लोहा भी मेल्ट कर जाएगा। एक लोहा मेल्ट कर गया, दूसरा लोहा मेल्ट कर गया, दोनों मोल्टेन लोहे को जोड़ दो, वो चिपक गए। रेटिंग, तो व्हाट इज ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर, 36 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में 36 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, दी इलेक्ट्रॉन्स विल लीव द पेरेंट एटम, और वो मूव करने लगेंगे, एयर का डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या है, समझ में आया? ठीक है। अब अगर ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 में, इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is stronger than EB, then the dipoles break, and due to availability of three electrons, the material starts behaving as a conductor. Partially is a conductor, not a pure conductor. The process is irreversible, मतलब अगर फिर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिए, वो इलेक्ट्रॉन अपना न्यूक्लियस के पास वापस नहीं जा पाएंगे। Why? Because it's an insulator, it's a dielectric. Electrons cannot freely pass through it. Are you getting? Process become irreversible. चलिए, अगर ये बात है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बहुत रेगुलरली आता है, चलो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या हुआ, क्या मैं आपको समझा पाया, व्हाट इज ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ एंड रिलेटेड थिंग्स बियॉन्ड ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, समझ में आ गया ना? चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू कीप ए चार्ज ऑफ 1 coulomb on a conducting sphere of radius 1 meter। चलिए, पूछा है 1 मीटर रेडियस का एक कंडक्टिंग स्फीयर है, और क्या इसमें हम 1 कूलम चार्ज रख सकते हैं, 1 कूलम चार्ज रख सकते हैं? चलो सोचते हैं। सपोज हम इसको 1 कूलम चार्ज दे दिए, रेडियस कितना है 1 मीटर, 1 कूलम चार्ज दे दी, चार्जेस तो आ गए सरफेस में, कंडक्टिंग स्फीयर है, सरफेस में आ गए, नाउ द चार्जेस आर हियर, सो व्हाट बिकम द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में लिखेंगे बाय गिविंग 1 कूलम चार्ज E at surface of sphere becomes कितना हो जाएगा, E at surface is equal to K Q by R square। भूल गए कि याद है, K का वैल्यू क्या था,
9 इंटू 10⁻⁹, R का वैल्यू 1 है, Q का वैल्यू 1 है, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी कितना, दिस मच वोल्ट पर मीटर। लेकिन जो चारों तरफ एयर है उसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कितना है, 36 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो तो 36 इंटू 10⁻³ वोल्ट, सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे 10⁻⁻² मीटर। सिंप्लीफाई करो तो क्या हो गया 36 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि तो चारों तरफ जो एयर था वो एयर का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर जो एयर थे, सराउंडिंग में जो एयर थे वो सारा एयर ब्रेक कर जाएंगे, ये सारा एयर ब्रेक कर गया। अभी नाउ ब्रेकडाउन ऑफ एयर टेक्स प्लेस। अगर ब्रेकडाउन ऑफ एयर हो गया, अब क्या होगा सोचो, नाउ दिस एयर विल बिहेव एज ए कंडक्टर। अब ये भी कंडक्टर था, इसके साथ ये भी कंडक्टर हुआ, तो क्या हुआ, जो भी हम चार्ज देंगे वो चार्ज कहाँ रहता है, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इमीडिएटली व्हाट विल ऑब्जर्व कि जो चार्जेस अब दिए थे वो चार्जेस यहाँ पर आने के बजाय वो कहाँ पर आ गए, सरफेस में आ गए। किसका, एट द सरफेस ऑफ द सराउंडिंग एनवेलपिंग एयर। तो क्या ये स्फीयर पे रह पाए, नहीं रह पाए। अब जो भी चार्ज देंगे दे विल स्टार्ट फ्लोटिंग इन द एयर अराउंड। समझ में आ रहा है। मुश्किल की बात ये है, अगर ये हाल में यहाँ पर कोई टेबल फैन चला देता है, आप यहाँ पर खड़े थे, क्या होगा, सारा चार्ज उड़ जाएंगे आपके बॉडी में आएंगे, थ्रू योर बॉडी दे विल गो टू ग्राउंड एंड यू डोंट नो व्हाई यू विल गेट ए बिग शॉक। समझ में आ रहा है क्या। इसलिए हाई वोल्टेज चीजों के अगल बगल में नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें हम हवा चला देते हैं, ये एयर उड़ गया, उसके साथ सारा चार्जेस उड़ गए, क्योंकि सरफेस में बैठे हुए थे। मान लो यहाँ पर आप खड़े थे, दे फॉल इन योर बॉडी, दे विल गो टू ground, they will conduct a current through you. When you get a current through your body, you get electrocuted. तो आपको इलेक्ट्रिक झटका मिलेगा। बगल में खड़े थे, कोई पंखा चला दिया, आपको बहुत जोर से झटका लगा। Are you getting? तो इसीलिए जो हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए सेपरेट लेबोरेटरी होता है। आप 132 किलो वोल्ट वाला जो लाइन देखे हो, कितना ऊपर में रखा है, 1,32,000। जो बड़े बड़े पिलर जैसे होता है ना, ऐसे देखे होगे जमीन के अंदर, फील्ड इसमें मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे करके रहता है, बहुत बड़ा बड़ा टावर्स, हाँ, पहाड़ के ऊपर रहता है, इसके ऊपर से वायर जाता है, वो 1,32,000 वोल्ट का है, इसलिए उसको इतने ज्यादा हाइट में रखा गया है। तो कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन, क्या बोल रहा है, क्या हम 1 मीटर रेडियस वाला किसी कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर 1 कूलम चार्ज रख सकते हैं? नहीं। आंसर हुआ नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज ए 1 मार्क क्वेश्चन। नहीं। कभी कभार किसको क्या तकलीफ होता है, वाई पूछ लेता है, तो बताएंगे, क्या बताएंगे, बाय कीपिंग 1 कूलम चार्ज द पोटेंशियल, द इंटेंसिटी ऑन द सरफेस बिकम्स 9 into 10⁻⁹ volt per meter, which is more than the breakdown intensity of air, which is 36 into 10⁵ volt per meter. So the air around the sphere breaks, the charges go to the surface, they leave the sphere. You cannot keep the charge on the conducting sphere, they go to the surface of the surrounding ionized air envelope. समझ में आया क्या? इधर क्लियर? क्योंकि यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आ जाएंगे इसमें जो पॉजिटिव चार्ज थे वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। Are you getting? So आंसर हुआ as ES is much more than EB, E at the surface of the sphere, है ना, becomes much more than EB. We cannot keep 1 coulomb charge on the surface of a conducting sphere. अच्छा, तो बताओ कितना बड़ा स्फीयर चाहिए? Now it is your job to find out how large a sphere is required to hold a 1 coulomb charge. कितना बड़ा स्फीयर चाहिए? ये आपके लिए क्वेश्चन है, for you. What should be the radius of a conducting sphere which can bear or which can on which we can keep
1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज रख सकते हैं। क्या बता सकते हो आप? क्या करना है सॉल्यूशन में? क्या करना है? के क्यू बाई आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 36 इंटू 10 पावर 5। सो इट इज 9 इंटू 10 पावर 9। क्यू हो गया 1 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 10 पावर 5। आर का वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है? इट इज 1/4। नहीं, आर स्क्वायर का वैल्यू, आर स्क्वायर इधर ले ली, इसको इधर ले आओ। 936 हो गया 1/4 और ये हो गया नीचे था 10 पावर 5 तो ऊपर हो गया 10 पावर 4। आर हो गया दिस मच मीटर, आर स्क्वायर हो गया दिस मच मीटर, है कि नहीं? अब देखो तो अगर हम निकालेंगे आर, आर कितना होगा? आर हो जाएगा 100/2। नहीं, इट इज 50 मीटर्स। मैं कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया रे, इसलिए तो ऐसे आ रहा है। 36 इंटू 10 पावर 5, 36 इंटू 10 पावर 5 और ये हो गया 9 इंटू 10 पावर 9, ये हो गया 4 इंटू 10 पावर 5 तो हो गया नीचे 10 पावर 9 बाई 10 पावर 5, 10 पावर 9 10 पावर 5 तो क्या हो गया ये? इट इज कमिंग आउट टू बी के क्यू बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 10 पावर 5। यहाँ पर कैलकुलेशन में तो कोई गड़बड़ नहीं किए थे। 36 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर इज 36 इंटू 10 पावर 3 वोल्ट और सेंटीमीटर इज 10 पावर -2 मीटर वोल्ट पर मीटर। तो 36 इंटू 10 पावर 5 हुआ था। हाँ, सिंप्लीफाई करें तो कितना आ रहा है देखो तो इसमें सिंप्लीफाई करें तो आर स्क्वायर इज कमिंग 1/4 इंटू 10 पावर 4। इसको इधर ले लिए, इसको इधर ले लिए, 9/36 हो गया 1/4, 10 पावर 9/10 पावर 5 इज 10 पावर 4, उसका रूट ओवर हो गया 100/50 मीटर्स। 50 मीटर का एक रेडियस चाहिए, 50 मीटर का एक रेडियस का स्फीयर चाहिए। क्या रखने के लिए? 1 कूलम चार्ज रखने के लिए। ठीक है, ओके, बाय।